यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी मित्र देश के सैनिक को ठंडक पहुंचा सकता था। आप अचानक दुश्मन के एक सैनिक की तेज गति की हरकत देखते हैं जब वे अपने कवर के पीछे झुकते हुए जर्मन पोजीशनों पर गोली चलाते हैं। उसका हाथ ऊपर की ओर झूल गया है, एक छोटे आयताकार आकार को ऊपर की ओर फेंकते हुए जो जल्द ही आपकी ओर आ रहा है, बस कुछ फीट दूर उतर रहा है। वह वस्तु पहले सिर के बल गिरती है, फिर अपने किनारे पर फिसलती है। यह एक झाड़ू के हैंडल के अंत को काटकर उसमें टिन लगाने जैसा दिखता है। लेकिन तुम जानते हो इसका असली मतलब। जिस दिन तुम लड़ाई में शामिल हुए थे वह तुम्हारे दिमाग में छांट गया है। यह जर्मन ग्रेनेड है। स्टिक हैंड ग्रेनेड ने अन्य जर्मन हथियारों की भांति दोनों विश्व युद्धों में सामान्य पैदल सैनिक की छवि को प्रतीकात्मक बनाने में सहयोग किया। ये विशिष्ट हथियार महान युद्ध की खाइयों के कीचड़ और खून से आए थे और बढ़ती शक्ति और विश्वसनीयता के साथ विकसित हुए। इस एपिसोड में हम अनोखे हथियारों की उत्पत्ति, विकास और उनके जर्मन सेना पर प्रभाव और विरासत की चर्चा करेंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। हालांकि हम 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के वैज्ञानिक प्रगति का उत्पादित युद्ध उपकरण के रूप में आधुनिक हैंड ग्रेनेड को देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी सोच इतिहास में बहुत पहले से ही थी। 8वीं सदी में बीजांटिन साम्राज्य के पैदल सैनिकों को ज्वलनशील रसायन से भरे पत्थर या कांच के जार मिले थे, जिसे आमतौर पर ग्रीक आग कहा जाता था, जो दुश्मन पर फेंक सकते थे। 2 सदियों बाद चीन में सिरेमिक या धातु के कंटेनरों में बारूद भरकर एक प्रारंभिक फ्यूज से युक्त किया गया, जिसे थंडर क्रैश बम के नाम से जाना जाता था। हथियारों का उत्पादन उन सदियों में किया गया जो इसके बाद आईं, वे एक समान श्रेणी में फिट होंगे। 16वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी डिजाइनों में विस्फोट के बाद बाहर की ओर बिखरने वाले उभार शामिल थे, जिससे उनकी घातकता 10 गुना बढ़ी। फ्रांसीसी सैनिकों ने उनकी विशिष्ट उपस्थिति को विभिन्न बीज वाले फलों जैसे कि अनार, जिसे फ्रांसीसी में ग्रेनेड कहते हैं, से तुलना की, और किसी भी कारण से यह वह शब्द था जो दुनिया भर की सेनाओं द्वारा अपने हथियार के लिए अपनाया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत तक ग्रेनेड ने लंबा यात्रा किया था और आज की अनानास जैसी छवि उनसे मेल खाने लगी थी। हथियार प्रौद्योगिकी की प्रगति, विशेष रूप से मशीन गन के आगमन के प्रक्षेप से कई सैन्य विश्लेषकों ने आधुनिक युद्ध क्षेत्र में ग्रेनेड की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। अच्छे फेंकने वालों के लिए भी ग्रेनेड की सीमा 50 मीटर या 164 फीट होती है, जबकि मशीन गन की रेंज पहले विश्व युद्ध से भी अधिक है। 1904, 1905 के रूसो जापानी युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। पहले अनदेखे युद्ध के बहुत सारे हथियार और रणनीतियां, जैसे कि आधुनिक क्षेत्र तोपखाने, मशीन गन और खाइयां, झारिस्ट रूसी साम्राज्य और उभरते हुए जापानी साम्राज्य के बीच चीन में संघर्ष में प्रभावी रूप से परीक्षण किए गए थे। अपने हितों को खतरे में देख, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल था, अन्य इच्छुक पक्षों के पर्यवेक्षकों को घटनाओं की निगरानी के लिए भेजा गया। ब्रिटेन के पास रूस की तुलना में जापान के साथ अधिक निकटता थी, इसलिए इंपीरियल जापानी सेना ने ब्रिटिश पर्यवेक्षकों को मंचूरिया में लड़ाई के स्थल पर यात्रा करने की अनुमति दी। ऐसे ही एक पर्यवेक्षक स्कॉट्समैन लेफ्टिनेंट कर्नल एल्मर हल्डेन थे, जिन्होंने खाइयों या किलेबंद स्थानों को साफ करने और मानव लहर हमलों के खिलाफ बचाव में हैंड ग्रेनेड के सफल उपयोग की रिपोर्ट दी, यह साबित करते हुए कि यह हथियार न केवल युद्ध में अभी भी एक स्थान रखता है, बल्कि वास्तव में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हल्डेन की रिपोर्टें ब्रिटेन और यूरोप तक पहुंचाई गईं और तत्पश्चात यूरोपीय सेनाओं ने उन्नत हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया, जिनमें क्लॉकवर्क या इम्पैक्ट फ्यूज के साथ विस्फोटकों को ट्रिगर करने वाले उपकरण शामिल थे। कैसर विल्हेम टुआई की इंपीरियल जर्मन सेना में ग्रेनेड मुख्यतः पायनियर कोर द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार थे। ये सैनिक अन्य सेनाओं के कॉम्बैट इंजीनियर्स या सैपर्स की तरह थे,
जो युद्ध के मैदान पर निर्माण और विध्वंस कार्य करते थे। 1914 में जर्मन बलों ने मुख्यतः 2 हैंड ग्रेनेड का उपयोग किया। पहली गेंद के आकार की कुगेल हैंड ग्रेनेड एयरवर्क्स संडर थी, जिसमें 5-7 सेकंड का फ्यूज था। गोलाकार शरीर 8 मिमी मोटे कास्ट आयरन से बना था और बाहरी रूप से 70 से 80 टुकड़े उत्पन्न करने के लिए खंडित था, जो काले पाउडर, बेरियम नाइट्रेट और पोटेशियम परक्लोरेट के विस्फोटक मिश्रण के विस्फोट पर बाहर की ओर बिखर जाते थे। दूसरे प्रकार कुगेलहैंग ग्रेनेड ब्रेनजुंडर ने इसकी जगह अधिक पारंपरिक जलने वाले फ्यूज का उपयोग किया। अनुभवी अग्रदूतों के हाथों में ये ग्रेनेड दुश्मन बल के लिए अत्यंत घातक थे। विस्फोटक उनके टुकड़ों को 100 मीटर तक भेज सकते थे, जिससे एक छोटी युद्ध अभियंता टीम सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में कई 100 मीटर की खाई को साफ कर सकती थी, ताकि अनुवर्ती बल उसे तोड़ सके। हालांकि वे सामान्य पैदल सैनिकों द्वारा उपयोग करने में कम प्रभावी और यहां तक कि खतरनाक थे, जो उनके उपयोग में उतने प्रशिक्षित नहीं थे और जिनकी फेंकने की कौशल आमतौर पर कमतर थी। फिर भी महान युद्ध के प्रारंभिक महीनों में 1914 के अगस्त से इन हथियारों का इतना व्यापक उपयोग हुआ कि वास्तव में 1915 तक अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए इनकी कमी हो गई थी। अंततः वे जटिल और महंगे हथियार थे, जिनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पुनः डिजाइन की जरूरत पड़ी। इस बीच यह सामने के जर्मन सैनिक ही होंगे जिन्हें फ्रांस, रूस और ब्रिटिश साम्राज्य की तिहरी संधि शक्तियों की विशाल लहरों से निपटने के लिए अपने स्वयं के हाथ से ग्रेनेड बनाने होंगे। जर्मन सैनिकों ने जो कुछ भी पा सके उसे ग्रेनेड बनाने के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने जल्दी से लकड़ी के तख्ते और पेड़ की शाखाओं का उपयोग किया, जिन्हें विस्फोटकों में लपेटा और कचरे के टुकड़ों से शरापनेल बनाया। ग्रेनेड के लकड़ी के विस्तार ने पहले वाले गेंद प्रकार के हथियारों के मुकाबले अधिक लाभ उपलब्ध कराए, जिससे दुश्मन की ओर उन्हें और दूर फेंका जा सकता था। जैसे जैसे सैनिकों को इन कच्चे ग्रेनेड बनाने का अनुभव हुआ, उनके सुधार प्रयास जल्द ही मानकीकरण में बदल गए और उनकी सफलता ने जर्मनी में कारखानों में पहले सच्चे स्टिक ग्रेनेड, स्टील हैंड ग्रेनेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया। मूलतः हथियार के डिजाइन को 5 विशेष श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जो इस्तेमाल की गई फ्यूज या सुरक्षा के प्रकार पर निर्भर करते थे। जैसे कि पॉपेनबर्गर स्पून सुरक्षा, जिसमें सुरक्षा डिवाइस के रूप में एक चम्मच का हैंडल इस्तेमाल किया गया था। ये प्रारंभिक हथियार एक लंबे हैंडल के साथ विस्फोटक से भरे कैन से बने होते थे, जिसमें फ्यूज था। शुरुआत में इन्हें फैक्ट्री में उपयोग के लिए तैयार किया गया, लेकिन जल्दी ही ये परिवहन या भंडारण के दौरान डेटोनेटर चालू होने से खतरनाक साबित हुए। फ्यूज गीला होने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार की गई थी कि फ्यूज और डेटोनेटर को ग्रेनेड हेड से अलग भेजा जाएगा, जिससे सैनिक उपयोग से पहले उन्हें स्थापित कर सकें। डिजाइन के और मानकीकरण ने पहले पीढ़ी के स्टील हैंड ग्रेनेड मॉडल 1915 को अंतिम रूप दिया। ग्रेनेड 380 मिमी लंबा था, जबकि हेड का व्यास 60 मिमी था, और जब यह उपयोग के लिए तैयार होता था तो इसका वजन 700 ग्राम होता था, जिसमें से लगभग 250 ग्राम विस्फोटक अमोनल होता था, जो इसके विस्फोट के स्थान से 20 मीटर तक अपने शरापनेल को भेजता था। हालांकि अधिकांश अन्य डिजाइनों के विपरीत स्टील हैंड ग्रेनेड मुख्य रूप से दुश्मन बल को समाप्त करने के लिए इसके विस्फोटक प्रभाव पर निर्भर करता था, न कि विखंडन पर। इसने इसे एक खाई जैसी नजदीकी लड़ाई में अत्यधिक प्रभावी हथियार बना दिया, लेकिन खुले में उपयोग करने पर कम प्रभावी। लकड़ी का हैंडल खोखला था और इसमें एक स्ट्रिंग होती थी, जो नीचे खींचे जाने पर फ्यूज के भीतर इग्नाइटर के माध्यम से एक खुरदरी स्टील रॉड को खींचती थी। रॉड के खुरदरे संपर्क से चिंगारी और आग उत्पन्न होती थी, जिससे फ्यूज जलने लगता था, जिसे विस्फोटक तक पहुंचने में लगभग 4 और आधे सेकंड लगते थे। यह सरल और प्रभावी हथियार शीघ्र ही इंपीरियल जर्मन आर्मी में प्रमुखता प्राप्त कर गया और यह कैसर की सेना की पहचान बनी, जैसे स्टालहेल्म कॉम्बैट हेलमेट या गेवेयर 98 राइफल। 1915 की शुरुआत में जर्मन सैनिकों ने अपने दुश्मनों के मुकाबले में ग्रेनेड की कमी महसूस की, लेकिन जल्द ही उन्होंने एंटेंट ग्रेनेड उत्पादन को बढ़ाया, खासकर जब ब्रिटेन ने 1915 के अंत में ग्रेनेड उत्पादन में कमी देखी। नए जर्मन हथियारों से पहली बार मुकाबला करने पर ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें घरेलू उपकरण जैसे दिखने के कारण आलू मैशर की उपाधि दी, जो अब तक प्रचलित है।
मॉडल 1915 के साथ अग्रिम पंक्ति के अनुभव ने ग्रेनेड के फ्यूज के लिए पुल कॉर्ड के बारे में चिंताएं पैदा की, जो हैंडल के आधार से बाहर निकलती थीं। डर यह था कि सैनिक के चलते कचरे और मलबे में यह कॉर्ड किसी चीज में फंस सकती है और अनजाने में ग्रेनेड सक्रिय हो सकता है। पुनः डिजाइन किए गए परिणामी मॉडल 1916 में पुल कॉर्ड की जगह छोटी चीनी मिट्टी की गेंद शामिल की गई, जो स्ट्रिंग को उजागर होने से रोकती थी। लकड़ी के हैंडल में आंशिक रूप से छिपी हुई थी और बाहर निकालने में काफी बल की जरूरत थी, जिससे अनजाने में सक्रिय होने की संभावना कम थी। इस एक साधारण सुरक्षा जोड़ के अलावा ग्रेनेड का संचालन मॉडल 1915 के समान ही था। फिर मॉडल 1917 में हैंडल के आधार को ढकने के लिए धातु की टोपी को अतिरिक्त सुरक्षा रूप में जोड़ा गया। नवंबर 1918 में इंपीरियल जर्मन सेना ने युद्ध में हार मानी और कैसर विल्हेम डब्वाई ने त्यागपत्र दिया। इन घटनाओं के बाद जर्मनी आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से हिल गया, साथ ही वर्साई की संधि की कठोर सीमाओं से भी, जिसने जर्मनी की सभी सैन्य क्षमताओं पर प्रतिबंध लगाए। 1924 तक वाइमर गणराज्य स्थिति स्थिर होने लगी और बर्लिन की सरकार ने जर्मनी की सैन्य विशेषज्ञता का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने का विचार किया। वर्साई की संधि ने जर्मन सैन्य परिसर पर प्रतिबंध लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों स्टिक हैंड ग्रेनेड नष्ट करने पड़े और केवल युद्धकालीन हथियारों का छोटा भंडार बचा, प्रमुखतः प्रशिक्षण के लिए। इन्हें लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए इन्हें सावधानी से संभालना पड़ता था और प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान नए उदाहरणों की जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार बर्लिन ने संधि का पालन करते हुए और युद्ध सामग्री की बाधाओं को दूर करते हुए नए ग्रेनेड के सीमित निर्माण को मंजूरी दी। इसने जर्मन इंजीनियरों को अपने डिजाइन को और बेहतर बनाने का अवसर दिया। इस प्रकार 1924 में स्टील हैंड ग्रेनेड 24 या मॉडल 1924 का निर्माण शुरू हुआ। 27 जनवरी 1927 को राइक्सवेहर मिनिस्टरियम ने निर्देशित किया कि युद्धकालीन ग्रेनेड्स के सभी बचे हुए स्टॉक को मार्च 1927 के अंत तक समाप्त करना है। नए मॉडल में सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार किया गया था और इसके लिए एक बेहतर घर्षण इग्नाइटर का उपयोग किया गया था, जो पिछले मॉडलों के पुल कॉर्ड सिस्टम से अलग था। यह परिवर्तन ग्रेनेड को न सिर्फ अधिक विश्वसनीय बनाता था, बल्कि उपयोग में आसान भी, खासकर युद्ध के तनाव भरे समय में। नया ग्रेनेड अपने पूर्ववर्ती से थोड़ा छोटा था, 365 मिमी का, लेकिन जबकि हेड यूनिट छोटी थी, इसमें 10 मिमी चौड़े कंटेनर में समान मात्रा में विस्फोटक चार्ज था, जबकि लकड़ी का हैंडल वास्तव में लंबा था। ये परिवर्तन इसलिए हुए थे कि जर्मन सैनिक इसे अपनी बेल्ट में सुरक्षित रूप से टक सकें, पहले इस्तेमाल किए गए बेल्ट क्लिप्स की तुलना में। 599 ग्राम वजन के साथ यह उल्लेखनीय रूप से हल्का था, जिससे सैनिक इसे दूर फेंक सकते थे। फिर भी यह अपने धमाकेदार प्रभावों पर अधिक निर्भर था, विखंडन के बजाय दुश्मन बलों को तोड़ने के लिए। युद्धकालीन अधिशेष स्टॉक की कमी के चलते जर्मन रंगरूटों के अभ्यास के लिए मॉडल 24 का निष्क्रिय संस्करण तैयार किया गया था। इसे यू-बुंग्स स्टील हैंड ग्रेनेड 24 नाम दिया गया, जिसका सरल अनुवाद एक्सरसाइज स्टिक हैंड ग्रेनेड 24 है। इस प्रशिक्षण संस्करण की विशेषता इसका चमकीला लाल सिर वाला हिस्सा था, जिसमें बड़े बड़े छिद्रित छेद थे। यू-बुंग स्टील हैंड ग्रेनेड 24 को अभ्यास चार्ज और फ्यूज के साथ फिट किया जा सकता था, जिसमें पुल कॉर्ड था जो धमाका और धुएं का फुहार उत्पन्न करता था। यह प्रशिक्षण मैदान पर विस्फोट का अनुकरण करने के लिए था, वास्तविक हथियारों का उपयोग करने के बिना। हालांकि उनकी सैन्य शक्ति पर प्रतिबंधों को देखते हुए इस अवधि के दौरान मॉडल 1924 का सबसे अधिक उपयोग जर्मन नहीं करेंगे। वर्साई की संधि की सीमाओं को दरकिनार करने के लिए, लेकिन फिर भी एक हथियार आधार बनाए रखने के लिए, जर्मन कंपनियों ने अन्य देशों को अपनी सेवाएं देने पर विचार करना शुरू कर दिया, जहां उत्पादन और विकास कानूनी रूप से जारी रह सकता था और इस प्रकार उन्हें आधुनिक हथियार निर्माण और उपयोग में महत्वपूर्ण अनुभव मिल सकता था, यदि जर्मनी को संकट के समय में तेजी से पुनः शस्त्रीकरण की आवश्यकता हो। बदले में मेजबान देशों को अपने हथियार उद्योग और सेनाओं में जर्मन विशेषज्ञता मिली। उसी समय जब वाइमर गणराज्य ने इस नीति को अपनाना शुरू किया,
चीन को जापानी साम्राज्य के अतिक्रमण, उत्तरी सीमा पर युद्ध, सरदारों के प्रभुत्व और राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच आसन्न गृह युद्ध से निपटना पड़ रहा था। इसलिए 1920 के दशक के मध्य में चीन एक प्रमुख हथियार बाजार था और इसको ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने चीन जर्मन सहयोग में राष्ट्रवादी बलों को सामग्री और प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाया। चीनी राष्ट्रवादी सैनिकों को जल्दी ही जर्मन प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाने लगा, जिन्होंने अपने युद्ध अनुभव साझा किए, और चीनी राष्ट्रवादी वर्दी भी जर्मन सेना की वर्दी के समान दिखने लगी। इस सहयोग में 1924 मॉडल ग्रेनेड शामिल था, जिससे राष्ट्रवादियों को शक्तिशाली हथियार मिला और जर्मनों को इसकी विशेषज्ञता मिली। एडोल्फ हिटलर और नाजियों के जर्मनी में सत्ता में आने के बाद जर्मन विदेश नीति ने त्वरित चीनी राष्ट्रवादियों के समर्थन से मुक्ति ली और जापान का समर्थन करना आरंभ किया, जिनकी महत्वाकांक्षाएं मुख्य रूप से भूमि चीन में थीं। यह मानते हुए कि उन्हें ताजा आपूर्ति से कट जाने और 1937 में मंचूरिया के भविष्य को लेकर जापान के साथ फिर से शत्रुता का सामना करना पड़ेगा, चीनी राष्ट्रवादियों ने स्टीलहैंग्रेड का अपना क्लोन संस्करण विकसित किया, जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया, कभी कभी प्रति माह लाखों में संख्या। जबकि डिजाइन में मामूली बदलाव थे, यह उनकी निर्माण स्थल पर निर्भर करता है। अधिकांश ने जर्मन मूल की एक ही बुनियादी डिजाइन का पालन किया, एक लकड़ी के हैंडल वाली गोल या बेलनाकार वॉरहेड जिसमें धीमी गति से जलने वाला फ्यूज लगा होता है। चीनी लोगों ने टीएनटी और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण अपनाया, जिसने मॉडल 1924 के विस्फोट से कमजोर विस्फोट उत्पन्न किया। 1939 में डिजाइन को एक छोटे हैंडल और संकुचित विस्फोटक सिर के साथ संशोधित किया गया, जिससे हथियार हल्का और अधिक शक्तिशाली बना और यह चीनी लोगों के लिए मानक ग्रेनेड बन गया, जिन्होंने जापान के सामना के लिए अपने मतभेदों को अलग कर दिया था। नाजियों के उदय से जर्मन हथियार उद्योग का गुप्त विस्तार हुआ। इसके बाद हिटलर ने खुलकर शस्त्रीकरण शुरू किया और जर्मन सैन्य शक्ति को यूरोपीय और विश्व मंच पर पुनः स्थापित किया। जिस प्रकार रूसो जापानी युद्ध महान युद्ध का पूर्ववर्ती था, उसी प्रकार 1930 के दशक के अंत में स्पेन में हुई गृह युद्ध भी आने वाली और भी बड़ी आपदा का पूर्ववर्ती था। संघर्ष में स्पेनिश राष्ट्रवादियों को जर्मन कॉन्डोर लीजन का सहयोग प्राप्त हुआ। सोवियत संघ ने रिपब्लिकनों के खिलाफ सैन्य सहायता प्रदान की, साथ ही उन्हें जर्मन पंक्तियों के हिसाब से प्रशिक्षित और सुसज्जित भी किया। चीन की तरह स्पेनिश ने न केवल मॉडल 1924 को अपनाया, बल्कि अपने संस्करणों को भी विकसित किया ताकि वे जर्मन आपूर्ति लाइन पर निर्भर न हों। एक 1939 में जर्मन सैनिकों ने पूर्वी सीमाओं को पार करके पोलैंड में प्रवेश किया। उस समय भी मॉडल 1924 ग्रेनेड जर्मन वेहरमाश्ट का प्रमुख उपयोग था। 1914 में जब कैसर के सैनिक युद्ध में थे, तब ग्रेनेड विशेषज्ञ हथियार नहीं थे, बल्कि वे जर्मन पैदल सेना के जीवन के एक साधारण हिस्से थे, जैसे उनके जूते। जर्मन सैनिकों ने इस प्रकार अपने हथियारों का तेजी से अत्यधिक मोबाइल युद्ध में बड़े पैमाने पर उपयोग किया। ब्लिट्जक्रेग में उनका उपयोग बंकरों और किलेबंद स्थानों को साफ करने के लिए किया गया। साथ ही कड़वे शहरी युद्ध में भी अभी भी एक प्रमुख विस्फोटक हथियार होने के नाते ग्रेनेड का मुख्य रूप से दुश्मन सैनिकों को दबाने के लिए उपयोग किया गया था, क्योंकि पैदल सेना उनके विस्फोट के पीछे चलती थी ताकि दुर्भाग्यपूर्ण दुश्मन को गोली मार सके या संगीन से वार कर सके। पोलैंड में और बाद में हिटलर के पश्चिम हमले में धुंधली दृष्टि वाले ग्रेनेड का सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। ग्रेनेड की विशिष्ट उपस्थिति ने इसकी प्रभावशीलता में मनोवैज्ञानिक तत्व जोड़ा। जहां नियमित अनानास ग्रेनेड किसी भी तरह से बिना निरीक्षण के मिलते जुलते लगते थे, वहीं जर्मन स्टिक ग्रेनेड की विशेषताओं ने उनकी शक्ति और घातकता का एक भ्रामक आभास उत्पन्न किया। गलत सही, क्योंकि उनके उपयोग के साथ बहुत जल्दी कुछ कमियां सामने आईं, विशेष रूप से आधुनिक किलेबंद स्थलों के संदर्भ में। मित्र देशों द्वारा उपयोग किए गए विखंडन ग्रेनेड की तुलना में मॉडल 1924 स्टील हैंड ग्रेनेड की प्रवेश शक्ति कम थी। इसके कारण भारी सुरक्षा के पीछे के सैनिक बहरे हो जाते थे, लेकिन जीवित रहते और गोली वापस चलाते थे। यह तथ्य द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण फिल्म सेविंग प्राइवेट रयान में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक दृश्य है जिसमें एक मित्र सैनिक यह समझाता है कि वह सुन नहीं सकता क्योंकि एक जर्मन ग्रेनेड उसके कान के पास ही फट गया था।
इस कमजोरी को समझते हुए जर्मनों ने नया हथियार विकसित करने के बजाय युद्धकालीन उद्योग पर प्रभाव को सीमित रखने के लिए वॉरहेड्स को एक ही हैंडल में बांधने का विचार किया। इसे गे बार्डल डुंग नाम दिया गया, जिसका अर्थ है केंद्रित चार्ज। इसमें एक मानक ग्रेनेड में 6 अतिरिक्त हेड यूनिट्स जोड़ी जा सकती थीं, जिससे हथियार की सामान्य शक्ति 7 गुना बढ़ जाती। स्पष्टतः यह व्यावहारिक व्यवस्था नहीं थी। यह बहुत भारी था और इसे किसी भी दूरी तक फेंकने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उनका उपयोग अधिकतर उन स्थितियों में होता था जब जर्मन सैनिकों को पता होता था कि उन्हें अधिक शक्ति की जरूरत होगी, जैसे कि पूर्व नियोजित हमले के समय। युद्ध के सिरों को एक साथ बांधने के समान सिद्धांत पर निर्मित एक और विन्यास था गेस्ट्रेक्ट्सलाइटुंग या लंबी चार्ज। इस तंत्र का बैंगलोर टॉर्पीडो के समान उपयोग अमेरिकी बलों ने किलों की सफाई के लिए किया, जिसमें विस्फोटक चार्ज को ट्यूबों के श्रृंखला के माध्यम से लक्ष्य की ओर भेजा जाता था। इसे मॉडल 1924 ग्रेनेड से निर्मित किया गया था, जिनके हैंडल और फ्यूज को हटाकर डेटोनेटर से बदला गया था। ये सभी एक लंबे डंडे पर लगातार माउंट किए गए थे और एक छोर पर एक पूर्ण ग्रेनेड को विस्फोटन की शुरुआत के लिए रखा गया था। 1941 से सोवियत संघ में युद्ध ने इस हथियार में 2 महत्वपूर्ण सुधार देखे, विशेष रूप से ऑपरेशन थिएटर की प्रकृति के अनुरूप। सर्दी के आगमन पर जर्मन सेना ने ठंडा मौसम फ्यूज को खराब करने की समस्या का सामना किया। इसे सुलझाने के लिए एक विशेष ठंडे मौसम संस्करण तैयार किया गया और इन हथियारों को के साथ चिह्नित किया गया, जिसका अर्थ है ठंडा। दूसरा सुधार जर्मन सैनिकों ने सोवियत सैनिकों के व्यापक मानव लहर हमलों का सामना करने से उत्पन्न हुआ। इस मामले में उन्हें जल्द से जल्द अधिकतम लोगों को मारने की जरूरत थी, इसलिए विखंडन आस्तीन को ग्रेनेड के हेड यूनिट पर फिट करने के लिए डिजाइन किया गया, जिसे स्प्लिंटर रिंग कहा गया। इसने खुले में उजागर दुश्मन सैनिक समूहों के खिलाफ विस्फोट होने से हथियार की घातकता में नाटकीय वृद्धि की। मॉडल 1924 की आसान उत्पादन क्षमता के बावजूद 1943 तक मित्र राष्ट्रों के बमबारी के प्रतिफल स्वरूप जर्मन औद्योगिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। मेस ने ग्रेनेड उत्पादन को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए। परिणामी संस्करण को मॉडल 1943 कहा गया, जिसमें कई महंगे घटकों को सस्ते विकल्पों से बदल दिया गया। लेकिन इसके अलावा एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वनिहित डेटोनेटर का सम्मिलन था, जिससे फ्यूज और विस्फोटक सीधे जुड़े थे। M34-3 ने एक पूरी तरह से अलग फ्यूज असेंबली का भी उपयोग किया, जो एक अन्य जर्मन ग्रेनेड मॉडल 29 में फिट की गई असेंबली के बहुत समान थी, जिसका मतलब था कि स्टिक को अब M34 की तरह पुल कॉर्ड के लिए खोखला करने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे प्रत्येक ग्रेनेड के निर्माण के लिए आवश्यक लकड़ी के काम की मात्रा कम हो गई। एशिया में जर्मनी के सहयोगी जापान ने चीनी और उनके मॉडल 1924 क्लोन और वेरिएंट का सामना करने के बाद अपने सैनिकों के लिए क्लोन को पुनः क्लोन करने का निर्णय लिया। इसने जापानी टाइप 88 ग्रेनेड की रचना की, जो पहले से एक विखंडन ग्रेनेड था और 1944 में सेवा में आया। TNT की जगह इन हथियारों में पिक्रिक एसिड का उपयोग किया गया, जो सस्ता और अधिक शक्तिशाली था लेकिन कम सुरक्षित था, इसलिए इसका सावधानीपूर्वक संभालन आवश्यक था। नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 4 मई 1945 को जर्मन स्टील हैंड ग्रेनेड के बचे हुए स्टॉक को या तो विजयी मित्र राष्ट्रों ने ट्रॉफी के रूप में ले लिया या उन्हें नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस हथियार ने उस समय की अन्य राष्ट्रों और युद्ध के बाद के युग में भी प्रेरित किया। 1949 में राष्ट्रवादियों के पराजय के बाद चीन, एक साम्यवादी महाशक्ति, ने 1960 के दशक तक अपने क्लोन का निर्माण सुधारों के साथ जारी रखा। कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तर कोरियाई और उत्तर वियतनामी सेनाओं को हजारों में आपूर्ति की। उच्च विस्फोटक विखंडन वॉरहेड का उपयोग करने वाले कई बाद के उदाहरण इतने तेजी से और सस्ते में तैयार किए गए थे कि वे अविश्वसनीय हो गए थे। सैनिकों ने दोनों संघर्षों में पूर्व जापानी सेना के टाइप 99 ग्रेनेड के भंडार का भी इस्तेमाल किया। समय के साथ इन्हें अक्सर खराब परिस्थितियों में संग्रहित करने के कारण ये भी अत्यधिक अविश्वसनीय हो गए। अजीब बात यह है कि 2015 तक टाइप 88 के छोटे भंडार अपराधियों और युद्ध सरदारों के पास थे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में बार बार बेचा गया, यहां तक कि कांगो के दूरस्थ लोकतांत्रिक गणराज्य तक।
मॉडल 1924 का एक प्रमुख उपयोगकर्ता स्वीडन था, जिसने 1939 में जर्मन निर्मित उत्पादों की डिलीवरी ली और फिर अपने उन्नत उत्पादों का निर्माण शुरू किया। सभी युगों के स्टील हैंड ग्रेनेड ने 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन युद्ध मशीन को एक विशिष्ट रूप देने में योगदान देना जारी रखा है, जिसे अक्सर सैन्य शो और फिल्मों में दोहराया जाता है। जर्मन युद्ध क्षेत्र की कुशलता का परिणाम। यह हथियार सक्षम और बहुमुखी था, जिसने जर्मन वेहरमाच को ब्लिट्जक्रेग अवधि में उसकी अद्वितीय सफलता में सहायता की। 1990 का दशक में युद्धग्रस्त युगोस्लाविया और चीनी क्लोन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग हुआ। इसका प्रभाव महान युद्ध की खाइयों में कल्पित छोटी अवधि से कहीं अधिक महसूस हुआ है।